चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम एसआई के टेस्ट 6 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट 6 किस पे था? पॉलिटी पे था, ठीक है। पॉलिटी और 10 क्वेश्चन किसके थे? करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो मेन हमारा जो आज का फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? 30 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी एंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स मोस्टली काफ़ी रीसेंट के ही करंट अफेयर्स रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर रीसेंट के करंट अफेयर्स कवर करते हुए चल रहे हैं, इवन जो मैं क्लास लेती हूँ करंट अफेयर्स की, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन क्या हैं, टेस्ट में फंसे हैं, ठीक है। तो अगर आप क्लासेस देखते हैं या करंट अफेयर्स कवर करते हैं तो आपके क्वेश्चंस टेस्ट के कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द पावर्स ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। द गवर्नर कैन समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द स्टेट असेंबली, ठीक है। क्या कह रहा है? राज्यपाल राज्य विधानसभा को बुला सकता है, सत्रावासन कर सकता है और भंग कर सकता है। ये सही है क्या? बिल्कुल सही है, ठीक है। द गवर्नर कैन एडजर्न द सिटिंग्स ऑफ स्टेट असेंबली, यानी कि राज्यपाल राज्य विधानसभा की बैठक स्थगित कर सकता है। ये सही है क्या? ये सही नहीं है, क्योंकि ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं कौन? स्पीकर, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि ऑप्शन 2 तो क्या है? गलत है। और अगर स्टेटमेंट 2 गलत है तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन 3 और 4 नहीं भी पता होता तो आप ये क्वेश्चन बना लेते, ठीक है। लेकिन हम देख लेते हैं आगे क्या है, ठीक है। गवर्नर एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्यपाल चुनाव के बाद विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हैं। एंड ही कॉजेस टू ले द एनुअल बजट, ठीक है, यानी कि विधानसभा का वार्षिक बजट रखते हैं। अब आप ये बताइए, छत्तीसगढ़ का बजट अभी अभी आया है, ठीक है, 1 मार्च को बजट आया, ठीक है। तो जब मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया था मार्च के 2nd वीक में, ठीक है, या 1st वीक में भी पढ़ाया था मैंने ये चीज़, तो मैंने क्या बोली थी, मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया था, ठीक है। वो आर्टिकल था कि उसमें गवर्नर यानी कि हमारे जो राज्यपाल हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम बस्तर को नक्सलगढ़ से किस तरफ लेके जा रहे हैं? विकासगढ़ की तरफ, ठीक है। तो अगर वो करंट अफेयर्स आपने वो पढ़ा होगा, ठीक है, या न्यूज़ में भी देखा होगा या क्लास किए होंगे, तो आपको क्या पता चल जाता कि बजट जो आता है, ठीक है, तो बजट में पहले दिन क्या होता है? सबसे पहले गवर्नर्स एड्रेस, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गवर्नर्स एड्रेस। ये कब आता है? गवर्नर्स एड्रेस कब आता है? ये आता है बजट के सबसे पहले, बजट के पहले दिन, ठीक है। यानी कि ये बात तो सही है कि गवर्नर एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है? एनुअल बजट, ठीक है, तो बजट के पहले दिन ही कह रहे हैं, तो ये भी गवर्नर कह रहे होंगे। तो 1, 3, 4 सही है, ठीक है। तो 1, 3, 4 B इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। दूसरे में आते हैं, व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर attempts to take away the powers of high court, यानी कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को छीनने का प्रयास करता है और राज्यपाल के समक्ष उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो वह, ठीक है, एंड इज प्रेजेंटेड बिफोर द गवर्नर। तो गवर्नर ही मतलब कौन है? गवर्नर। तो गवर्नर क्या कर सकते हैं? ये सीधा सीधा क्या है? पॉलिटी लक्ष्मीकांत के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कहाँ मिल जाएंगे? डायरेक्ट लक्ष्मीकांत, ठीक है। आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो इसके जो टेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है आपको आराम से बनता वो, ठीक है। तो ये जब है तो गवर्नर के कुछ पावर्स होते हैं,
ठीक है। तो जैसे डिस्क्रिशनरी पावर होता है तो कुछ क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होता है और कुछ क्या होता है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन क्या है कि जब हाई कोर्ट की पावर्स को, यानी कि ये कह रहा है कि जब राज्य की जो विधानसभा होती है, ठीक है, या विधानमंडल, वो किसी भी विधेयक, ऐसा विधेयक पारित करती है जिसमें हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट, उसकी शक्तियों को छीनने का प्रयास होता है, तो वो क्या है, बड़ी चीज़ हो गई। उसमें क्या हो रहा है, हमारा जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशरी को क्या कर रहा है, जुडिशरी के ऊपर भारी पड़ने की कोशिश कर रहा है, उसकी पावर्स छीनने की कोशिश कर रहा है। उस केस में गवर्नर के पास क्या पावर होती है, ये, ठीक है। तो गवर्नर के पास क्या होती है, एक्सेंट तो वो नहीं देगा, ठीक है, ये सब चीज़ें गलत होती है। उस केस में जब हाई कोर्ट तक बात चली गई तो गवर्नर को फिर क्या करना पड़ता है, ही इज़ बाउंड टू रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये आप लॉजिक लगा के सोचिए, ठीक है, कि जब एक लेजिस्लेचर किसी जुडिशरी लेवल है हाई कोर्ट, ठीक है, स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट। अब एक लेजिस्लेचर अगर जुडिशरी का, हाई कोर्ट का पावर छीनने की कोशिश करेगी तो देयर विल बी व्हाट, इम्बैलेंस अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स और बैलेंस ऑफ 3 ऑर्गन्स, यानी कि क्या क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे 3 ऑर्गन्स। क्या क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक तो होते हैं हमारे कार्यपालिका, न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो, एक होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कार्यपालिका, और एक होता है लेजिस्लेचर, ठीक है, और एक होता है जुडिशरी। तो ये जो 3 ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इनके बीच में बैलेंस ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, ठीक है। अब हमारे लेजिस्लेचर अगर जुडिशरी की पावर छीनने की कोशिश करेगा तो इन दैट केस गवर्नर को क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नर क्या हो जाता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने के लिए बाध्य हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक। चलो थर्ड में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस टू विच द स्कोप ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर इज लिमिटेड, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है, कौन से कार्य हैं जिसमें राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का दायरा सीमित है। विवेकाधीन शक्ति मतलब जो वो अपने, डिस्क्रिशनरी मतलब क्या होता है, जो वो अपने डिस्क्रिशन से यानी अपने विवेक से जो डिसीजन ले सके। अदरवाइज क्या होता है, गवर्नर और प्रेसिडेंट ऐसे पोस्ट हैं, ठीक है, जिनको रियल हेड क्यों नहीं बोला जाता है, दे आर नॉमिनल हेड। क्या बोलते हैं इनको, नॉमिनल हेड। और रियल हेड किनको बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट को अपना मैक्सिमम जितने भी डिसीजन होते हैं वो खुद से नहीं ले सकते, वो किसके एडवाइस से लेंगे, बोलते हैं ना एड एंड एडवाइस, एड एंड एडवाइस। तो किसके सलाह से लेते हैं वो, गवर्नर चीफ मिनिस्टर के और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। तो हमारे जो राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री से लेंगे, ठीक है, एड एंड एडवाइस, और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री से लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसलिए नॉमिनल हेड। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे छोटी छोटी जगह हैं जहां वो बिना एड एंड एडवाइस के भी डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि वो उनका डिस्क्रिशन, उनका खुद का विवेक होता है कि वो वहां पर क्या कर सके, डिसीजन ले सके, ठीक है। तो अब देख लो कि ये पूछ रहा है कि कौन सी वो शक्तियां हैं जिनका दायरा सीमित है, ठीक है, यानी कि कहाँ कहाँ पर वो खुद से डिसीजन, मतलब कंप्लीटली उनके ऊपर नहीं होता है वो डिसीजन। तो देखिए पहला क्या कह रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर के लिए क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और जो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी होती है या फिर कोalition गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो जिनकी भी मेजॉरिटी फॉर्मेशन होता है उसी का लीडर जो होता है, या फिर अगर मेजॉरिटी नहीं मिली तो लार्जेस्ट पार्टी हो जाती है ना, तो उसका जो लीडर होता है उसे क्या बनाते हैं हम, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं कि नहीं, है ना। लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर कब, लेकिन जब मेजॉरिटी नहीं प्रूफ हो पाती है तो वहाँ पर गवर्नर के पास पावर होते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें केस क्या है, इट इज़ लिमिटेड व्हेन मेजॉरिटी नहीं होती है, ठीक है। अगर किसी की मेजॉरिटी है ना,
अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी से जीत रही है, वो अपना चीफ मिनिस्टर के लिए उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है, वो मेजॉरिटी से जीत रही है और पूरे संवैधानिक तरीके से वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए योग्य है, तो फिर गवर्नर वहाँ किसी और को नहीं बना सकते चीफ मिनिस्टर अपने विवेक के आधारित पे, ठीक है। उन्हें ही बनाना पड़ेगा जो इलेक्ट होके फाइनली जीत कर आए हैं मेजॉरिटी पार्टी से, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो गया, गवर्नर पूरा अपने हिसाब से किसी को भी चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते। वो चीफ मिनिस्टर कब बनाएंगे, जब मेजॉरिटी नहीं हो पाती है, जब कोई भी अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाता है। तो ये क्या हो गया, सीमित हो गई उनकी शक्तियाँ, तो ये वाला तो सीमित हो गई। फिर डिसमिसल ऑफ मिनिस्ट्री, ये कब होता है, जब कॉन्फिडेंस, यानी कि जैसे मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, या फिर कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे क्या हो गया, मतलब कॉन्फिडेंस प्रूफ नहीं कर पाई मिनिस्ट्री, ठीक है। जो भी हमारे कैबिनेट्स हो गए या मिनिस्टर्स हो गए, उनको क्या होता है कभी कभी कि अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ती है, ठीक है। तो उन्हें अपना कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और उसमें अगर वो हार गए, वो पास नहीं हो पाया, नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब आया अगर लेजिस्लेचर में और वो पास नहीं हो पाया, अगर सरकार वहाँ हार जाती है, गिर जाती है, तो उस केस में भी क्या होता है, डिसमिसल ऑफ मिनिस्ट्री, यानी कि गवर्नर मिनिस्ट्री को क्या कर सकता है, मंत्रालय की बर्खास्तगी कर सकता है। लेकिन वो कब करेंगे, जब कॉन्फिडेंस लूज कर लेगी वो गवर्नमेंट, ठीक है, वही एक है। तो ये भी लिमिटेड हो गया। अगर उसके मेजॉरिटी में है, कॉन्फिडेंस लिया हुआ है, या नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मतलब पास नहीं हो पाया है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर गया, ठीक है, या असफल हो गया, और कॉन्फिडेंस बरकरार रख लिया उस मिनिस्ट्री ने, तो फिर उस केस में नहीं गवर्नर उनको बर्खास्त कर सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगेन उनकी पावर क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। तीसरा क्या कह रहा है, विधानसभा का विघटन। अगेन ये किस चीज़ पे होता है, मेजॉरिटी, ठीक है। अगर मेजॉरिटी है गवर्नमेंट की, ठीक है, किसी पार्टी की मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में या विधानसभा में, ठीक है, क्या पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली में, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में कोई पार्टी की क्या है, अगर वो है मेजॉरिटी है, तो उस केस में भी गवर्नर जो क्या है, विघटन नहीं कर सकता। विघटन तभी करेगा जब मेजॉरिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो ये तीनों केसेस में उनकी पावर क्या है, लिमिटेड है। लेकिन एक्सेंट टू बिल क्या होता है, ठीक है, विधेयकों की स्वीकृति में उनके पास क्या पावर होती है कि वो क्या कर सकते हैं, या तो एक्सेंट दे सकते हैं, या फिर एक्सेंट को क्या कर सकते हैं, ही कैन विद होल्ड द एक्सेंट। विद होल्ड एक्सेंट मतलब एक्सेंट नहीं देना, ठीक है। तो ये उनकी स्वविवेक या उनकी विवेकाधीन शक्तियों में आता है, ठीक है। वो उन पे कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि वो विदहोल्ड ना करें या एक्सेंट कर ले, ठीक है। तो एक्सेंट ऑफ बिल यानी कि विधेयकों पर स्वीकृति उनकी कोई भी लिमिटेड नहीं होती, वो अपने हिसाब से उस पर एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, एक्सेंट पे वो लिमिटेड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नर हैज़ द पावर टू अपॉइंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल प्लेन क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसी राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति होती है। तो बहुत क्लियर है कि मेंबर्स ऑफ एसपीएससी एंड मेंबर्स ऑफ एसएफसी, ठीक है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट ये कौन करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन्हें कौन अपॉइंट करते हैं, इन्हें करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट क्या लेते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर, इनकी क्या लेते हैं, रिकमेंडेशन लेते हैं, ठीक है। तो इसको जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, लेकिन जब जजेस आ जाएगा ये किसके लिए है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लिए है। और जब जजेस होगा तो प्लस क्या हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये किसके लिए हो जाएगा, ये जजेस के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, किसको, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कि अब आपको नहीं भी पता होता तो देखो 1, 1, 1 ये तीनों आपके कट हो जाते हैं और बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर यही मैं बताना चाह रही हूँ, देखो कि जब आपको हो सकता है चारों ऑप्शन नहीं पता हो, लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है और वो एक ऑप्शन जनरली इजी वाला होता है। जजेस ऑफ हाई कोर्ट तो सबको पता होगा, है ना, कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वो कोई बहुत रेयर नहीं था कि नहीं पता ही होगा। और अगर आपको ये एक चीज़ पता है तो ये 3 नहीं भी पता है तो आप आंसर लगा लेते हैं ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी 2 एंड 3, यानी कि मेंबर्स ऑफ एसपीएससी एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन।
अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इट पॉसिबल टू अपॉइंट वन पर्सन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर इन 2 और मोर स्टेट्स। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, किस संवैधानिक संशोधन ने एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक साथ राज्यपाल का पद संभालने के लिए नियुक्त करना संभव बना दिया। यानी कि एक वक्त था जब एक पर्सन एक ही राज्य का गवर्नर या राज्यपाल हो सकता था, यानी कि एक राज्यपाल है अगर तो वो उसी स्टेट का हो सकता है, मोर देन 1 स्टेट का नहीं हो सकता। लेकिन फिर एक क्या आया, संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कि उन्होंने क्या बोला कि एक गवर्नर मोर देन 1 स्टेट यानी एक राज्य से ज़्यादा का भी गवर्नर बन सकता है। और वो कहने वाला कौन था, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, द अमेंडमेंट ऑफ 1956 कौन सा है, 7वां 7th। ठीक है, 42nd 43rd 44th तो बहुत इजी गैस भी मार सकते थे कि ये नहीं होगा। ठीक है, 42nd को मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि इसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन भी था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट को, जो इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री जब थी तब आया था। ठीक है, और फिर 44th अमेंडमेंट आया था जिसने बहुत सारे 42nd अमेंडमेंट के प्रोविजंस को क्या कर दिए थे, नलीफाई कर दिए थे, यानी कि हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों तो काफ़ी फेमस है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 7th अमेंडमेंट। ठीक, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आफ्टर द एनुअल फाइनेंशियल statement is presented before the House of People examined by the Public Account Committee। ठीक है, तो House of People यानी क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि House of People क्या होता है। House of People यानी होता है लोक सभा। ठीक, ये क्या होती है, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। ठीक, तो ये कह रहा है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी क्या होता है, ये होता है बजट। और ये भी मैंने बताया होगा शायद कि जो बजट होता है वो बजट नाम से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस नाम से है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बजट जैसा कोई वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हम वो आम भाषा में उसे कह देते हैं बजट। तो कह रहा है कि जब बजट, ठीक है, को लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद लोक सेवा समिति द्वारा इसकी जांच की जाती है, क्या ये सही है, नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी ये काम नहीं करती, ये काम कौन करता है, एस्टिमेट्स कमेटी करती है। ठीक है, फिर क्या रहा है, पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामाइज द रिपोर्ट ऑफ CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या सही बात है कि लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कौन, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को ऑडिट करती है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B only 2 इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, फिर क्या है, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बहुत इजी। ठीक है, सीधा सीधा क्या है, लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, और इसके जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, यानी कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक, चलिए आगे बढ़े, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द ऑर्डिनरी बिल एंड द मनी बिल। मनी बिल्स कैन नॉट बी सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। मनी बिल्स, देखो मनी बिल क्या है, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। मनी बिल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बिल होता है। ठीक है, उससे आपको पैसे निकालने हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, बजट है, अप्रोप्रिएशन बिल हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मनी बिल में। ठीक है, आपको देश चलाने के लिए जो पैसे चाहिए, तो मनी बिल का प्रोसेसिंग क्या होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए। तो बेसिक एक लॉजिक है मनी बिल के पीछे। ठीक है, तो लेकिन ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, उसका नाम ही है ऑर्डिनरी बिल, तो वो जनरल इंपॉर्टेंस का होता है। पर मनी बिल क्या होता है, अर्जेंट इंपॉर्टेंस होता है वो उसका। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि मनी बिल को आप क्या नहीं कर सकते, सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन, यानी कि अगर पसंद नहीं आ रहा है प्रेसिडेंट को तो वो इसमें चेंज करके लाओ नहीं बोल सकते, उनको या तो एक्सेप्ट करना है यानी एक्सेंट देना है, या फिर विदहोल्ड द एक्सेंट, या फिर उनको अपना नहीं देना है, ऐसा होता है। ठीक है, उनके उस केस में वो ये नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, वापस नहीं भेज सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। धर्म विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए
नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। तो सॉरी, ये तो सही हो गया, कैन नॉट पे कह रहा है ना। फिर क्या कह रहा है, धन विधेयकों में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि संयुक्त बैठक अगर करने लगेंगे मनी बिल में तब तो बहुत टाइम चला जाएगा, है ना। तो मनी बिल में तो संयुक्त बैठक होती ही नहीं। संयुक्त बैठक किस में होती है, संयुक्त बैठक होती है ऑर्डिनरी बिल में, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में होती है क्या, जॉइंट सिटिंग नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या होता है, दोनों को अलग अलग पास करना पड़ता है ना, उसमें भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती, और मनी बिल में भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती। तो ये कह रहा है कोई प्रावधान नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं राज्यसभा एक साधारण विधेयक को अधिकतम 3 महीने, क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कितना है 3 मंथ्स नहीं है, ये कितना है 6 मंथ्स, ठीक है। कि राज्यसभा जो है वो एक बिल को कितने दिन तक रख सकती है, 6 महीने तक रख सकती है। और 6 महीने बाद फिर क्या होता है, अगर 6 महीने तक राज्यसभा ने उसको नहीं पास किया तो फिर क्या होती है, जॉइंट सिटिंग होगी, है ना। यानी ये माना जाता है कि वो अटक गया बिल वहाँ पर। अब राज्यसभा पास नहीं कर रही है, ना वापस भेज रही है, वापस भी भेजे अमेंडमेंट के साथ या बिना अमेंडमेंट के, तो फिर लोकसभा उस पर आगे प्रोसेस करे, पर राज्यसभा तो उसको रख के बैठी हुई है ना, कुछ कर नहीं रही है। तो जब 6 महीने तक रखी होती है राज्यसभा, तो उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, डेडलॉक हो गया। क्या बोलते हैं, डेडलॉक। और फिर उसके बाद क्या होता है, जॉइंट सिटिंग होती है, ठीक है। तो ये 3 महीने नहीं है, ये 6 मंथ्स होगा, ठीक। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर कहना है डिफीट ऑफ ऑर्डिनरी बिल व्हेन इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर में लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्डिनरी बिल जो है अगर किसी मिनिस्टर ने पास किया है, ठीक है, और अगर मिनिस्टर के पास करने के मतलब मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है, उसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, यानी कि रखा है, इंट्रोड्यूस किया है, साधारण विधेयक को पेश किया है उन्होंने, मिनिस्टर ने, ठीक है, तो वो क्या होता है, क्या होता है वो फिर पब्लिक, 2 प्रकार के बिल होते हैं ना, पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। तो मिनिस्टर पास किए हैं तो वो पब्लिक बिल हो गया। और अगर उस बिल को, ऑर्डिनरी बिल को पास नहीं हो पाया वो बिल, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, डिफीट हो गया, हार गया, ठीक है, वो पास नहीं हो पाता है अगर ऑर्डिनरी बिल, तो उस केस में क्या होता है कि सरकार को हो सकता है, फिर देखो अगला स्टेप क्या होता है वो बताती हूँ। इन्होंने बिल पास किया, मतलब इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, किन्होंने, मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया क्या, एक ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, वो पास हो गया तब तो ठीक है। अगर वो नहीं पास होता है तो उस केस में अगला स्टेप होता है कि कॉन्फिडेंस प्रूफ करना पड़ेगा उनको, ठीक है। फिर उनके अगेंस्ट क्या है, कॉन्फिडेंस प्रूफ करने की बर्डन आ जाता है उन पे, ठीक है। फिर अगर वो बिल नहीं पास किए तो फिर उनको अपना उसमें पार्लियामेंट में या जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी होगी वहाँ पर उन्हें अपना क्या करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो कॉन्फिडेंस प्रूफ कर पाते हैं अपना तब तो ठीक है, और अगर वो कॉन्फिडेंस प्रूफ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन उनका पास हो जाता है और वो कॉन्फिडेंस प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो उन्हें क्या होता है, सरकार गिर जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है, मिनिस्टर्स को, फिर रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार गिर जाती है, गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, रेजिग्नेशन, ठीक है। तो इसके बाद का स्टेप क्या है कि अगर ये बिल इनका, क्योंकि इसीलिए देखो क्या लिखा है, मे, ये नहीं लिखा है कि डिफीट ऑफ एन, देखो आपको सेंटेंस ऐसे ही देखना है, यही चीज़ है जो आपको टेस्ट में क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि आपको नॉर्मल पढ़ के शायद ना समझ आए। टेस्ट में आपको क्या देखना है कि डिफीट ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल व्हेन इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर में, अगर ये लिख देता कि मतलब बाउंड टू या फिर फॉर श्योर, ठीक है, फॉर श्योर इट लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनरी बिल जो है अगर वो पास नहीं हुआ तो उनको रेजिग्नेशन करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर ये इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता, मतलब वर्ड होता कि फॉर श्योर उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, उनको रिज़ाइन करना ही पड़ेगा, तो वो ऑप्शन गलत हो जाता है। इसमें क्या लिखा है, मे, यानी कि हो सकता है, यानी कि उनको एक स्टेप के गो थ्रू जाना पड़ेगा। ऑर्डिनरी बिल डिफीट हो गया, अब उनको कॉन्फिडेंस प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो कॉन्फिडेंस प्रूफ कर लेते हैं तब तो उन्हें नहीं करना पड़ेगा रिज़ाइन, पर अगर वो कॉन्फिडेंस प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो उस केस में फिर उनको रिज़ाइन यानी कि इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों तो सही है ना, ये तो गलत है, ये 6 महीने था, ठीक है, और ये सही है, तो 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर, ठीक। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ रिमूविंग डेडलॉक बिटवीन द
टू हाउसेज, यानी दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए प्रावधानों के संबंध में विचार करें। ठीक है, एक बिल पास हुआ है, आफ्टर अ बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, प्रेसिडेंट में नोटिफाई द हाउस हिज इंटेंशन टू समन देम फॉर अ जॉइंट सिटिंग इफ। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि जॉइंट सिटिंग कब होती है ना। क्या कह रहा है कि जॉइंट सिटिंग कब हो सकती है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस। ठीक है, द हाउस हैव फाइनली डिसएग्रीड टू द अमेंडमेंट्स मेड इन द बिल एंड मोर देन 3 months हैव इलेप्स्ड। अगर अभी जो मैंने इसके जस्ट पहले क्वेश्चन बनाया उसको भी ध्यान से देखे होगे तो ये आराम से बना लोगे, एलिमिनेशन मेथड से भी बना लोगे। अगर आंसर नहीं पता है तो भी, अगर पिछला क्वेश्चन ध्यान से सुने होगे तो क्या लिखा है लास्ट, more than 3 months have elapsed from the date of receipt of the bill by other house without the bill being passed, यानी कि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को पारित किए बिना विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने अधिक समय बीत चुका है। अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि 3 महीने नहीं, वो कितना होता है, 6 महीने होता है। ठीक है, अगर 6 महीने तक राज्यसभा उसको रख सकती है बिल को अपने पास, 6 महीने तक भी अगर वो पास नहीं करती तब फिर डेडलॉक होता है और उसके बाद जॉइंट सिटिंग होती है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो देख लो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। अगर आपको शुरू के 2 नहीं भी पता होता तो आप लगा लेते, बट शुरू के 2 देख लेते हैं। अ बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस। ठीक है, क्या कंडीशंस होती है जॉइंट सिटिंग की, कि पहले हाउस ने पास कर दिया, दूसरा हाउस उसको पास नहीं कर रहा है। दूसरा क्या हो सकता है कि पहले हाउस ने पास कर दिया, अब दूसरे हाउस ने अमेंडमेंट बताए। ठीक है, अब वो अमेंडमेंट गए वापस पहले हाउस के पास, अब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा। ठीक है, कि वो अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं पहले हाउस वाले। और तीसरा क्या होता है, वही कि 6 महीने तक आप लेकर बैठे हो, 6 महीने तक भी अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर क्या होगा, बिल डेडलॉक माना जाएगा और जॉइंट सिटिंग होगी। तो वही चीज़ दिया है फाइनली डिसएग्रीड। ठीक है, विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में सदनों ने अंततः असहमति जताई है और विधेयक में किए जाने वाले, ठीक है, असहमति और खारिज कर दिया कि ये दोनों सही है। तो B1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक, चलो 10th में आ जाइए। ये भी इजी है लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते थे, है ना। पेमेंट्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर ऑथराइज्ड बाय, देखो ये दोनों तो एकदम से एलिमिनेट ही कर देते, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप कंफ्यूज हो सकते थे मनी बिल और अप्रोप्रिएशन बिल में। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मनी बिल और अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, अप्रोप्रिएशन एक्ट कह लो, बिल तो क्या ही, एक्ट और मनी बिल। ठीक है, मनी बिल जो है वो ज़रूर से ये बात सत्य है कि वो किससे रिलेटेड है, जो भी बजट है हमारा, फंडिंग हो गई, मनी रिलेटेड फाइनेंशियल इश्यूज है, उससे रिलेटेड होता है मनी बिल। तो आपको लगेगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ऑथराइज, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको प्रॉपर उसकी प्रूफ रीडिंग पढ़ी हो, उसका प्रोसेस पढ़ा हो, तो आपको क्या समझ में आएगा कि मनी बिल के अंदर क्या होता है, एक एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, तो जब तक वो एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता, ठीक है, और एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, उसी में आपको प्रावधान होता है पैसों का। ठीक है, कि इतने पैसे हमें क्या करने हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालने हैं। ठीक है, तो वो निकालने के लिए ऑथराइज करने वाला कौन है, एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, जब वो बिल पास होगा तभी फिर आप क्या कर सकते हो, पैसों को निकाल सकते हो। अगर ऑथराइजेशन बिल ही पास नहीं हो पाता है तो आप उन पैसों को नहीं निकाल सकते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और उसके बाद फिर क्या होगा, मनी बिल पास होगा। ठीक है, तो फिर क्या है, ऑथराइज कौन करेगा, संचित निधि से भुगतान को अधिकृत कौन करता है, तो वो करता है कौन, विनियोग अधिनियम, यानी कि एप्रोप्रिएशन एक्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्रोप्रिएशन बिल जो है या एप्रोप्रिएशन एक्ट के पास होने के बाद ही सरकार वहाँ से क्या कर सकती है, पैसे निकाल सकती। कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो इसका आंसर होगा क्या, एप्रोप्रिएशन एक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़े। द डिसीजंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सब्जेक्ट टू व्हाट काइंड ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे जैसे हाई कोर्ट होता है, ठीक है, फिर क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो ये जैसे कि हायरार्की हो गई कोर्ट्स की। तो जब आपको हाई कोर्ट में कोई डिसीजन, हाई कोर्ट ने क्या किया, कोई डिसीजन लिया, ठीक है, और वो डिसीजन जो भी पार्टी हैं उनको मान्य अगर नहीं है वो डिसीजन, तो फिर वो क्या करते हैं, अपील करते हैं कि नहीं,
हायर कोर्ट में, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मान लो, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का हो गया है तो अब आप और फर्दर अपील नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट के भी केसेस का अपील कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बेंचेस होती हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? बेंचेस। बेंचेस मतलब क्या होता है? जैसे 11 जज बेंच, 13 जज बेंच, यानी कि वो जब डिसीजन हो रहा था तो 11 जजेस थे उसके डिसीजन लेने में, 13 जजेस थे। तो अगर आपका कोई डिसीजन 11 जज बेंच ने लिया है, यानी कि 11 जजेस के बेंच ने लिया है, और अगर आपको वो डिसीजन मान्य नहीं है तो आप उसको फिर कहाँ अपील करोगे? उससे भी बड़े किसी बेंच में आप उसको अपील करोगे, और इससे बड़ा क्या हो जाएगा? 13 जज बेंच, ठीक है। तो है ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में ही हो रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कहाँ जाएंगे? ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर क्या होता है? फिर बेंचेस हो जाते हैं, ठीक है, कि आपके अगर 11 जजेस बेंच में आपका डिसीजन आया और आप उसमें और अपील लगाना चाहते हैं, आप बड़ी बेंचेस में अपील लगा सकते हैं। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? बेंचेस तो चलो सुप्रीम कोर्ट तक हो गई, हम क्या कर रहे हैं? हाई कोर्ट में अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट के पास किसकी अपील आएगी? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये सब, ठीक है। तो यही है कि हाई कोर्ट के क्या पूछ रहा है ये? व्हाट काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सब्जेक्ट टू अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपील करके ही आप वहाँ पर जाते हो। तो अगर आपकी हाई कोर्ट का कोई मतलब जो भी डिसीजन है आपका, वो आप कहाँ पर जा सकते हो? उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आप कहाँ अपील कर सकते हो? हाई कोर्ट के पास। तो वही चीज़ लिखी है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? ओरिजिनल मतलब कि ओरिजिनल यानी कि जैसे रिट्स वगैरह हो गए, ठीक है, कि वही कोर्ट का जो है डिसीजन रहेगा वो ओरिजिनल जो उनके पास खुद का होता है, जो अपील के थ्रू नहीं आता। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ केसेस हैं जो दूसरे कोर्ट्स में नहीं सुने जा सकते, ठीक है, तो वो क्या हो, जैसे एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं ना, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो ऐसे बहुत प्रकार के जुरिस्डिक्शन होते हैं, वो आपको क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें अपील के थ्रू नहीं गए होते हैं, वो डायरेक्ट वहाँ गए होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट उसी कोर्ट में, तो उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलेंगे। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब कि कोर्ट्स के पास ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनाती है फैसला, ठीक है, वो कुछ एडवाइस भी कर सकती हैं। प्रेसिडेंट को बहुत सारी चीज़ में एडवाइस करती है कोर्ट, है कि नहीं, ठीक है, तो वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। तो इसी प्रकार से और भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होता है? जुरिस्डिक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक। चलिए 12th देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या पूछा है? इनकरेक्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है ना कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और जजेस ऑफ हाई कोर्ट भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। आर्टिकल 214 से 231 इज रिलेटेड विद प्रोविजंस ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया। बिल्कुल सही है, ठीक है, कि अनुच्छेद 14 से 31 किससे संबंधित है? न्यायालयों के प्रावधानों से। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 2018 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। नहीं, ये कौन सा है? ये है आर्टिकल 217, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू 222 आर्टिकल, द प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी अदर। ये बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो आर्टिकल 222 क्या कहता है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका इनकरेक्ट पूछा है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कौन सा है? आर्टिकल 217 है, 218 नहीं है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आए। Who among the following has the right to establish the bench of Supreme Court? देखो ये चीज़ पता होगी, ऑल्दो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सिर्फ दिल्ली में है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको ऑथराइज किया हुआ है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI बोलते हैं जिन्हें। तो CJI को कौन पावर दी? किसने पावर दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या पावर दी है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा और भी जगहों में स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि और भी जगह में कर सकते हैं, बट अभी हमारे इंडिया में दिल्ली में ही चल रहा है, ठीक है, बस दिल्ली ही रखा गया है, उससे एक्सटेंड नहीं किया गया है। कल को अगर फील हुआ कि और जगह सुप्रीम कोर्ट बनाने की ज़रूरत है तो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो वो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दी है? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। फिर द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पेटिशन,
अगेन क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स, उनको क्या है पावर कि इलेक्शन पेटिशन जो है वो आप सिर्फ हाई कोर्ट्स के सामने ही क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हो गया, पावर टू डिसाइड इलेक्शन पेटिशन इज वेस्टेड इन व्हाट, हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय, ठीक। फिर नेक्स्ट एपेक्स सोसाइटी, बहुत सिंपल सी चीज़ है, स्टेट लेवल, ठीक है, कि एपेक्स सोसाइटी क्या होती है कि एक स्टेट में, ठीक है, वो क्या करते हैं, मिलकर के काम करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, एपेक्स सोसाइटी, ठीक है। तो वो डेवलपमेंट वगैरह के लिए काम करते हैं, तो उन्हें वो किस लेवल पे होते हैं, स्टेट लेवल पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, राज्य स्तर, ठीक। अगले आते हैं, द प्रिंसिपल फॉलोड इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कुछ प्रिंसिपल बनाए गए हैं, ठीक है। आप एक बार सर्च करिए गूगल में, ठीक है, कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो आपको बहुत सारे जो हैं प्रिंसिपल्स मिलेंगे और वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। उसमें से एक प्रिंसिपल जो कि दूसरे नंबर पे आता है वो होता है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कह लो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ही कह लो उसे, ठीक है, डेमोक्रेसी। तो उनका ये कहना है कि जो कोऑपरेटिव्स बनेंगी उनके अंदर क्या होगा, वो डेमोक्रेटिक होंगी, वो डेमोक्रेसी के साथ चलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप जैसी चीज़ें नहीं होंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमेशा किस में चलेंगी, डेमोक्रेसी के आधार पे चलेंगी। तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, तो डेमोक्रेसी क्या कहती है, अगर भारत में आप देखेंगे तो भारत में डेमोक्रेसी का क्या कहना है, बहुत सारे डेमोक्रेसी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, राइट। अगर अगेन आप लक्ष्मीकांत में शुरू के चैप्टर्स पढ़ोगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, ये सब, तो डेमोक्रेसी के बहुत सारे फीचर्स हैं। वन ऑफ द फीचर्स इज व्हाट, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, यानी कि क्या, इक्वल वोट, ठीक है, इक्वल वोट अपॉर्चुनिटी, यानी कि क्या होता है, यानी कि क्या होता है, इक्वल वोट मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान को एक से ज़्यादा वोट काउंट हो सकते हैं और एक इंसान के कोई वोट काउंट नहीं होंगे, या किसी के कम ज़्यादा, हर इंसान का एक वोट काउंट होता है, ठीक है। यानी कि वही क्या है, डेमोक्रेसी की पहचान है कि यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज और इक्वल वोट अपॉर्चुनिटी, मतलब कि एक पर्सन एक ही वोट काउंट होगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वन मैन वन वोट। नो वोट यानी तो क्या होगा, किसी को वोट देने नहीं मिल रहा है। मल्टीपल वोट्स यानी क्या होता है कि किसी के ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स काउंट होंगे, किसी के कम, तो ये तो नहीं होगा। वन शेयर वन वोट भी नहीं होगा। तो वन मैन वन वोट जो है ये कौन सा प्रिंसिपल है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अंडर आता है, ठीक है। और वो किसका प्रिंसिपल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, एक आदमी एक वोट, ठीक है। चलिए, ये भी बहुत डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पबैट का वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि खरीफ और रबी सर्वेयरशिप, यानी खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान स्थल निरीक्षण, यानी कि कंडक्टिंग साइट इंस्पेक्शन एंड वेरीफाइंग एंड रिपोर्टिंग, यानी कि स्थल निरीक्षण एवं सत्यापित कर रिपोर्ट करने का दायित्व किसके पास है, तो वो कौन है, पटवारी, ठीक है। ये काम कौन करेगा, पटवारी करेंगे। इसलिए देखना क्या होता है, इनके पास इतनी जो पावर होती है, स्थल निरीक्षण करेंगे, सत्यापित करेंगे, है ना, वेरीफाई, रिपोर्टिंग, इंस्पेक्शन। इसीलिए क्या है, पटवारी के एग्जाम की बहुत ज़्यादा डिमांड है ना, ठीक है, अभी आया था, है ना। तो पटवारी के एग्जाम जो होता है वो इसीलिए है, ठीक है। तो आपका काम क्या रहेगा कि आप क्या करोगे, साइट इंस्पेक्शन, वेरीफाइंग एंड रिपोर्टिंग। तो ये भी क्या हो गई, एक पावरफुल पोस्ट हो गई, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, पटवारी। चलो आगे बढ़े। Below the subdivision level, each subdivision is divided for revenue administration into, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको ये सिंपल सी चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या चीज़, कि जो एरिया है या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब डिवाइडेड किस प्रकार से किए गए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले तो कंट्री कह लो या नेशन कह लो, ये आपको मैं कहाँ से लेकर चल रही हूँ, पूरे कंट्री यानी नेशन या भारत से लेके नीचे तक जो डिवीजन होंगे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के, वो आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो कंट्री होगा, कंट्री के नीचे क्या आ जाएगा, स्टेट। तो कंट्री में जैसे फॉर एग्जांपल भारत है ना, भारत हो गया हमारा इंडिया, फिर स्टेट छत्तीसगढ़ हो गया। स्टेट के अंदर क्या होते हैं, डिविजन्स, जैसे ये क्या हो गया, हमारा प्यारा भारत, फिर हमारा प्यारा छत्तीसगढ़,
फिर डिवीज़न बहुत सारे हैं ना, 5 डिवीज़न है छत्तीसगढ़ में, है कि नहीं? सरगुजा डिवीज़न, बस्तर डिवीज़न, रायपुर और बिलासपुर और बस्तर, 5 डिवीज़न है, ठीक है। डिवीज़न के बाद क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट, जो कि छत्तीसगढ़ में बढ़ के कितने हो चुके हैं? 33 जिले हो गए, है ना छत्तीसगढ़ में। तो वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या आता है? सब डिवीज़न, और सब डिवीज़न के नीचे क्या आता है? तहसील, ठीक। तो ये क्या है? हायरार्की हो गई, किसकी? रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की हो गई। तो अब आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंडों को किसमें बांटा गया है? तो भारत, स्टेट, फिर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट। अब क्या पूछ रहा है? उपखंड यानी सब डिवीजन, यानी क्या होता है? उपखंड। सब डिवीजन के नीचे क्या है? ईच सब डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू क्या है? तहसील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, तहसील, क्योंकि डिवीजन पहले आ जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिवीजन, उसके बाद क्या हो जाएगा? तहसील, ठीक। तो इसका आंसर हो गया सी, तहसील। चलो क्या पूछ रहा है? What is not included in the function of district collector? He acts as a district election officer at the time of election. ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिस्टम को कौन करते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। स्टेट में हेड होते हैं डीजीपी, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं उनको, तो वो मॉनिटर करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। कंट्रोल ओवर सेंसस इन डिस्ट्रिक्ट एंड ओवर डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी, ये भी कौन करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और प्रिसाइड ओवर द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कौन करते हैं? आईएएस लेवल के ऑफिसर्स करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिला पुलिस तंत्र पर निरीक्षण करना, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा उनका, मतलब नहीं होगा, ठीक है। हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ स्टेट सेक्रेटरी? देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली होना चाहिए था ऑफ स्टेट, ये चीज नहीं डालना था, ठीक है। हु इज द, यानी राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, ठीक है। तो क्या होते हैं? 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल हेड और दूसरे कौन होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ठीक। तो एक होते हैं पॉलिटिकल हेड और एक कौन होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ठीक है। तो पॉलिटिकल हेड कौन होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कौन होते हैं? पहले तो देखो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, यानी कि मुख्य सचिव क्या हो जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। और राजनीतिक कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर क्या बताया कि गवर्नर क्या होते हैं? नॉमिनल हेड, और चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं? रियल हेड, एक्चुअल हेड, ठीक है। तो ये रियल हेड क्या चीज़ के हैं? राजनीतिक प्रमुख है ये, ठीक है। राजनीतिक प्रमुख कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर। तो इसमें गवर्नर आप सोच सकते थे, पर गवर्नर क्या है? नॉमिनल हेड है, रियल हेड नहीं है, तो इसलिए इसमें गवर्नर भी नहीं आएगा। चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, पॉलिटिकल सेक्रेटरी तो कुछ है ही नहीं, मतलब हेड ऐसे नहीं है। नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि सीएम इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्क ऑफ चीफ सेक्रेटरी। अब हम किस पे आ गए हैं? चीफ सेक्रेटरी पढ़ा ऊपर, तो अब चीफ सेक्रेटरी में आ गए। इट इज़ द सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है। जब अभी जस्ट मैंने बताया क्या कि राज्य प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख, ठीक है। राजनीतिक प्रमुख कौन थे? चीफ मिनिस्टर। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होंगे? चीफ सेक्रेटरी। तो यह तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर सर्व्स टू गिव पॉलिटिकल एडवाइस टू चीफ मिनिस्टर, ठीक है। आपका काम क्या है? आप क्या हो? प्रशासनिक प्रमुख, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो। तो आप राजनीतिक प्रमुख हो नहीं, आप प्रशासनिक प्रमुख हो, तो आप प्रशासनिक सलाह दोगे, ठीक है। राजनीतिक सलाह आप नहीं दोगे, वो कौन देगा? पॉलिटिकल सेक्रेटरी देंगे, ठीक है। तो मामलों में राजनीतिक सलाह आप नहीं देंगे, क्योंकि आप क्या हो? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइसेस देंगे, आप पॉलिटिकल एडवाइसेस नहीं देंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेचर इवन दो दे आर नॉट द मेंबर्स, बिल्कुल गलत, ठीक है। पॉलिटिकल नहीं है वो कहीं से भी, उनको जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उन सबको अटॉर्नी जनरल होगा, इन सबको बैठने की इजाज़त है हाउस में, ठीक है, लेजिस्लेचर में। लेकिन जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है हमारे चीफ सेक्रेटरी, वो पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते या फिर स्टेट के लेजिस्लेचर में नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो ये गलत हो गया।
ही इज कॉल्ड अ नॉन स्पेसिफिक तहसीलदार, ये सही है। एंड ही कैन बी एक्सटेंडेड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी, ये भी सही है। तो 2 और 3 गलत हैं, तो 2 में आ गया, ऑल ऑफ द अबव में आ गया, तो 1 4 5 सही आंसर हो गया। अगर आपको 2 भी पता होता ना, ठीक है, या 3 भी बहुत ईजी था, 2 भी ईजी था, तो 2 और 3 भी अगर आपको पता होता तो आप एलिमिनेट करके बना पाते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच एजेंट्स कैन कैंडिडेट अपॉइंट इन पंचायत इलेक्शंस, पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया है? डायरेक्ट ये दिया हुआ है कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, अकाउंटिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट एंड काउंटिंग एजेंट, ठीक है। इसमें कुछ समझने का है नहीं, आपको याद करना है, ठीक है, कि जब इलेक्शंस होते हैं तो कैंडिडेट किसको किसको पंचायती इलेक्शन में किसको किसको अपॉइंट कर सकता है, एक अकाउंटिंग एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, पोलिंग को और काउंटिंग को। तो क्या है 1 2 4 एक सेकेंड, अकाउंटिंग नहीं है, सॉरी, इलेक्शन एजेंट है, ठीक है, गलती से मैंने लेखा अभिकर्ता बोल दिया। तो वो क्या करते हैं, चुनाव, पोलिंग, मतदान और गणना, ठीक है। तो एक क्या करेंगे, इलेक्शन एजेंट को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, दूसरा किसको करते हैं, पोलिंग एजेंट को, और तीसरा काउंटिंग एजेंट को, यानी कि चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता को क्या कर सकते हैं, वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन कहाँ कहाँ है, 1 4 और 5, तो 1 4 और 5 इज बी ऑप्शन, ठीक, 1 4 एंड 5, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी है ना, हाँ 1 4 5 बी, ठीक। तो अकाउंटिंग एजेंट, पोलिंग और काउंटिंग एजेंट, अब हो फिर से अकाउंटिंग आ रहा है, ठीक है, सॉरी, इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट एंड काउंटिंग एजेंट, चुनाव अधिकारी, चुनाव अधिकारी, मतदान अधिकारी और गणना अधिकारी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन पंचायत एंड कैंटोनमेंट बोर्ड, हु विल टेक द फाइनल डिसीजन। पंचायत और छावनी बोर्ड, जहां भी छावनी आए सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है बेटा, आर्मी से रिलेटेड है, ठीक है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड रिलेटेड है किससे, आर्मी से, और आर्मी को कौन देखते हैं, सेंट्रल की गवर्नमेंट देखेगी, स्टेट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा यहाँ पर आएगी ही आएगी, ठीक है। तो आप देख लो सेंट्रल गवर्नमेंट किस ऑप्शन में है, कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, ठीक है, डिविजनल कमिश्नर, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि छावनी आ रही है ना, आर्मी से रिलेटेड चीज है, तो हमेशा वो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा वो चीज, ठीक है। फिर द पावर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कन्फर्ड बाय, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या है ये, अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो, पावर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कन्फर्ड बाय, कह रहा है बाय लॉ, बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर नन ऑफ दिस। ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये हमें कहाँ से मिला है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट किस में किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब क्या कह रहा है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, भले ये एक तरह से एक्ट है, लॉ समझ लोगे आप इसको, बट ये लॉ मतलब देखो दो चीज़ होती है, 2 प्रकार की चीज़ें, एक होता है लॉ जिसे कहते हैं हम स्टैट्यूटरी, और एक कॉन्स्टिट्यूशन करता है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो एक स्टैट्यूटरी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। तो स्टैट्यूटरी यानी बाय लॉ होता है, ठीक है। तो ये कहने को आपको लगेगा कि अरे ये लॉ ही तो है, एक्ट है, पास किया गया, लेकिन क्या है, ये अमेंडमेंट है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, तो ये कहाँ से आ चुका है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए कहते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। भले 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट एज अ बिल पास होता है, लेकिन वो लॉ नहीं है, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में गया है, इसलिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी कि PRI को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, ना कि स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो बाय लॉ नहीं होगा, बाय स्टेट, बाय सेंट्रल नहीं होगा, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान, हमारा
हमारा संविधान है जो क्या कर रहा है, स्थानीय स्वशासन की शक्ति को प्रदान कर रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। Which of the following are included in the recommendations made by Ashok Mehta committee regarding Panchayati Raj? Direct question again from what? लक्ष्मीकांत। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मंडल पंचायत फॉर द पॉपुलेशन, ये फैक्ट आपके क्या दिए गए हैं, गलत दिए गए हैं। ये क्या है, 15,000 से 20,000, तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, फिर देयर शुड बी अ कमिटी रिलेटेड टू पंचायती राज इन द स्टेट टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ वीकर सेक्शन। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, एलिमिनेशन से करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत द इलेक्शन शुड बी हेल्ड विद इन 1 ईयर, ये बिल्कुल ही गलत है। ये कितना होता है, 6 मंथ्स, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। फिर न्याय पंचायत शुड बी हेडेड बाय विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये गलत है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला था इट विल बी हेडेड बाय व्हाट, क्वालिफाइड जज, क्वालिफाइड जज, तो न्याय पंचायत को एक जज हेड करेंगे। ठीक है, और आबादी के लिए मंडल पंचायत का गठन, कितनी आबादी रखी थी, 15,000 से 20,000, तो ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर है क्वालिफाइड जज। और क्या कह रहे हैं, भंग किए जाने की स्थिति में चुनाव कितने टाइम में होना चाहिए, 6 महीने। ठीक है, तो 6 मंथ्स इज द राइट आंसर, तो ये भी गलत हो गया। तो बी क्या हो गया, बी, यानी कि देयर शुड बी अ कमिटी रिलेटेड टू पंचायती राज टू लुक आफ्टर नीड्स ऑफ वीकर सेक्शन। अगर आपको नहीं भी पता होता तो आप क्या करते, एलिमिनेशन से बना ले जाते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट कम अंडर द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कुछ स्टेट्स को अपने दायरे से क्या रखता है, बाहर रखते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं या कौन कौन सी जगह है, ये आप देख लीजिए। ठीक, तो पहला क्या है, नागालैंड है 100%, मिजोरम है, मेघालय है, प्लस क्या है, मणिपुर और दार्जिलिंग ऑफ, कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये कुछ जगह हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 73 जो है वो क्या करता है, एग्जाम करता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, नहीं लगेगा। ठीक है, तो मणिपुर भी लेकिन पूरा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मणिपुर में कहाँ कहाँ पर है, शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज एंड हिल एरियाज, यानी कि जितने भी मणिपुर के शेड्यूल एरियाज हो गए, ट्राइबल एरियाज हो गए और हिल एरियाज, ये तीनों में नहीं लगेगा। और वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले में यानी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगेगा, मेघालय में नहीं लगेगा, मिजोरम में और नागालैंड में, तो ये तीनों यानी कि डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये आप याद कर लेना। ठीक है, ये आप देख लो एक बार, मणिपुर शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, हिल एरिया और दार्जिलिंग ऑफ वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। चलो आगे बढ़े। Which of the following are voluntary provisions of 73rd Amendment Act? क्या कह रहे हैं, वॉलेंट्री प्रोविजंस और एक क्या होता है, कंपलसरी प्रोविजन। ठीक है, तो एक होता है वॉलेंटरी प्रोविजन, एक होता है कंपलसरी प्रोविजन। ठीक, और तो हम ये देख लेते हैं, मान लीजिए हमें नहीं पता है कि वॉलेंटरी प्रोविजन क्या होते हैं, पर हमें सिर्फ कंपलसरी वाले पता है। ठीक है, क्योंकि कंपलसरी प्रोविजंस क्या है, इंपॉर्टेंट भी होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट दोनों हैं। ठीक है, लेकिन कंपलसरी प्रोविजंस को हम इजीली याद कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप ये देख लो कि कंपलसरी कौन कौन से हैं। देखो, टू मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये शुरू में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ अगर आपने आधा अधूरा सेंटेंस पढ़ने की आपकी आदत है। ठीक है, अगर आपकी ये आदत है कि आप किसी सेंटेंस को आधा अधूरा पढ़ते हैं तो आप ऑप्शन 1 को सही लगाकर आए होते, क्योंकि आपने क्या पढ़ा होता, टू मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन, यानी कि आरक्षण के उपबंध करने हेतु, पर वो अलग अलग है। जब ये रिजर्वेशन एसटी और एससी के लिए हो तो ये किस में चला जाता है, कंपलसरी प्रोविजन में, और जब ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो तब ये किस में चला जाता है,
वॉलेंटरी प्रोविजंस में, ठीक है। तो ये दो क्या है, वॉलेंटरी के नाम पे सही है। ऑथराइजिंग पंचायत टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी सही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा जो है, क्यों कंपलसरी है? क्यों कंपलसरी है? क्योंकि जो ग्राम सभा है दैट्स अ वेरी बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम का सबसे बेसिक, सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है वो कौन है? ग्राम सभा। ग्राम सभा ही नहीं बनाओगे अगर आप, तो आगे का पंचायती राज कैसे बनाओगे, ठीक है। तो ग्राम सभा ही आगे वोटिंग करेगी, तो ग्राम सभा बनाना तो ज़रूरी है। तो ये किस में चला जाएगा? कंपलसरी प्रोविजन में। फिर क्या कह रहा है? टू गिव द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ पंचायत इन मैटर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी, ये वॉलेंटरी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन और प्लस क्या, फाइनेंस कमीशन, ये दोनों ही क्या है? कंपलसरी, ठीक। तो ये दोनों क्या हैं? कंपलसरी प्रोविजंस हैं। तो कंपलसरी कौन कौन से हो गए? 3 और 5 कंपलसरी, तो 1 to 4 इज द राइट आंसर। बी 1 to 4 इज द राइट आंसर। ये तीनों क्या है? 1 to 4 वॉलेंटरी प्रोविजन है। अब आ जाओ GV राव कमिटीज पे क्वेश्चन आए, ठीक है। इजी है बहुत, ठीक। इसको आप लोग देखिए। सबसे पहले क्या है? A GV राव। अब देखो ये आपको डायरेक्ट क्या है, ये क्या चीज़ है? प्रोविजंस अगर आप देखने बैठोगे तो आपको ये चीज़ नहीं बनेगी और मिलेगी नहीं, ठीक है। तो आप इसको कैसे देखोगे? जब आप कमिटीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होगा जब आप लक्ष्मीकांत खोलोगे, जब ये कमिटीज़ पढ़ोगे तो पहले लाइन में ये लिखा होगा कि जो गवर्नमेंट ने कमिटीज़ अपॉइंट की, ठीक है। अगर आप प्रोविजन ढूंढने बैठोगे तो उसमें आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। आप क्या करोगे? फर्स्ट लाइन पढ़ोगे और फर्स्ट लाइन में ये दिया है कि गवर्नमेंट ने किस चीज़ के लिए उन कमिटीज़ को बनाया था, ठीक है। गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या था उस कमिटी को बनाने के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया वो तो है इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा मैं वो बता रही हूँ। तो जैसे आप लक्ष्मीकांत है, इसमें GV राव कमेटी दी है, तो यहाँ ऊपर पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन होगा ना उसमें दिया होगा कि गवर्नमेंट फॉर्म दिस कमिटी फॉर दिस रीजन, ठीक है। तो वहाँ पर से ये उठाया गया है। तो अब आप देख लो पहला कौन सी है? GV राव कमेटी। GV राव कमेटी एक्चुअली लाई गई थी एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, ठीक है। तो मकसद क्या था इनका? पावर्टी एलिविएशन और रूरल डेवलपमेंट। तो GV राव का तो हो गया 3, ठीक है। उसके बाद फिर है बलवंत राय मेहता कमेटी। जब बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी कब? 1957, सबसे पहले आई थी ये, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहले आई थी और उस वक्त गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि किस नाम से? कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के अंडर इस कमेटी को फॉर्म किया गया था। तो इसलिए क्या हो गई? ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सी है हमारी? LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी कमेटी को सीधा सीधा बोला था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन सी कमेटी फॉर्म की गई थी? LM सिंघवी कमेटी। और फिर उसके बाद आती है D अशोक मेहता कमेटी। तो कौन सा बच रहा है? 2 ही बच रहा है। और क्या है इसका आंसर? स्ट्रेंथनिंग द पंचायती राज डेमोक्रेसी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी डेमोक्रेसी, पंचायती राज का डेमोक्रेसी और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अशोक मेहता कमेटी थी, ठीक है। तो अब आंसर में देख लेते हैं। GV राव का क्या है? 3rd। तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक है। 2 का 4 तो दोनों में है और C का 2 और 1, तो C का हमारा क्या है? 1। तो C का 1 किस में है? D ऑप्शन में है। तो हमारा D ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पंचायती राज सिस्टम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? थोड़ा कॉन्सेप्ट इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या लगता है? मतलब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे किन दोनों में, इसमें ये तो आप कैंसिल कर देते। लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत इजी है, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कंफ्यूज हो सकते थे, बहुत सारे लोगों ने C मारा होगा, ठीक है। लेकिन पूछ क्या रहा है? पंचायती राज सिस्टम। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो है, पर क्या है? रूरल, ठीक है। और जो अर्बन है उसको क्या बोलते हैं? ये कौन सा दे रहा है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और अर्बन में कौन दे रहा है? अर्बन में क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपैलिटी, या फिर कह लो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और ये कौन देता है? 74th
अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दोनों ही हैं, पर रूरल, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दो प्रकार की होती है, एक रूरल होती है, एक अर्बन होती है। रूरल को हम क्या कहते हैं, पंचायती राज, और अर्बन को कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ठीक है। चलिए अगला आते हैं। विच कमिटी हैज रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ पीसा एक्ट। पीसा एक्ट क्या होता है, पंचायती राज एक्सटेंशंस टू शेड्यूल्ड एरिया। पीसा क्या होता है, पंचायती राज एक्सटेंशन टू, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, यानी कि मैंने ये अपने करंट अफेयर्स की क्लास में पीसा एक्ट समझाया था, ठीक है। तो पीसा एक्ट मतलब देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या लेकर आए थे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेकर आए थे भारत में, ठीक है। 3 टियर स्ट्रक्चर, यानी 3 लेवल्स पे बटे होंगे क्या चीज़, हमारा स्वशासन, ठीक है। अब क्या है, ये तो आपने रूरल और अर्बन के लिए आप ले आए, पर और भी क्या एरियाज होते हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज हो गए, ठीक है, या जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज होते हैं, जिनको हम जनरली क्या बोल देते हैं, शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरियाज, ठीक है। तो जो शेड्यूल एरियाज हो गए, है ना, तो उनके पास हम क्या नहीं दे सकते, हम रूरल सेल्फ गवर्नमेंट अगर हम उन्हें दे देंगे तो जो बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरिया के लोग हैं और बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया के लोग हैं, ठीक है, वो नहीं संभाल पाएंगे। उन्हें तो नहीं पता क्या होता है सरपंच, क्या होता है ग्राम सभा, उन्हें आपको बहुत ज़्यादा सिखाना पड़ेगा, ठीक है। वो अपना स्वशासन करने के लिए उतने ज़्यादा, क्योंकि उनका जो कल्चर है या उनका जो भी एक सर्कल है, ठीक है, जो ट्राइबल और एक्सट्रीम बैकवर्ड्स है, वो इस चीज़ को, इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएंगे, उतने ईजिली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि 73rd और 74th अमेंडमेंट को एक्सेप्शन कर दिया, कहाँ पर, शेड्यूल्ड एरियाज़ में, ठीक है। कि आप शेड्यूल्ड एरियाज़ में मत लाइए, क्योंकि जो बहुत ही पिछड़े हुए आदिवासी एरियाज़ हैं वहाँ पर वो लोग अभी तैयार नहीं हैं, रूरल तैयार नहीं है किसके लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए वो रेडी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया कि यहाँ ऊपर मैंने बोला भी है ना कि कुछ जैसे कुछ एरिया से नागालैंड, मेघालय, ये सब यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट अप्लाइड नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जगह में अप्लाइड नहीं था, पर विद टाइम सरकार को क्या लगा कि उन्हें लगा कि अब वक्त आ गया है कि इन 3 टियर स्ट्रक्चर यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट को शेड्यूल्ड एरियाज़ में भी क्या किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, यानी कि वहाँ भी लागू किया जाए। तो उसको लागू करने के लिए अलग से एक्ट लाया गया, ठीक है। अब उसमें क्या था कि जैसे एक नॉर्मल रूरल या अर्बन एरियाज़ को गवर्नेंस किया जाता है वैसा उन्हें नहीं, उन्हें ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी, क्योंकि वो एक्सट्रीम बैकवर्ड रीजन्स थे, ठीक है। वहाँ उन्हें एक्स्ट्रा प्रोविजंस की ज़रूरत थी, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी उनके लिए, चूँकि वो ट्राइब्स हैं, उनका एक पर्टिकुलर कल्चर है ना, उनकी लाइवलीहुड है, अलग चीज़ों पे बेस्ड है, ठीक है, वो बहुत बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए उनके कल्चर को, उनके लैंग्वेज को, उनके जो भी ट्रेडिशंस हैं उनको बचाते हुए उनको हमें क्या देना है, सेल्फ गवर्नमेंट देना है। तो इसलिए क्या लागू किया गया था, पीसा एक्ट लागू किया गया था, ठीक है। तो इसको क्या है, इसको क्या किया गया, शेड्यूल्ड एरिया में एक्सटेंड किया गया था। तो ये होता है पीसा एक्ट। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया था, तो वो आपको बस याद करना है कि ये किसका था, भूरिया समिति। भूरिया समिति लाई गई जिन्होंने ये चीज़ रिकमेंड की कि अब जो है आप पंचायती राज को किस में डालिए, अब शेड्यूल्ड एरियाज़ में भी डालिए। और फिर पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट यानी कि पीसा एक्ट लागू किया गया, किसके रिकमेंडेशन में, भूरिया समिति के रिकमेंडेशन। चलो फिर क्या है, करंट अफेयर्स आ गया, ठीक है। करंट अफेयर्स वन वर्ड करंट अफेयर है सारे, कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज़ नहीं है, बस आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो हम उन फैक्ट्स को देखते चलते हैं जल्दी जल्दी। तो जस्टिस रमेश सिन्हा वॉज मेड द चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़, हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर। अभी अभी क्या हुए हैं, छत्तीसगढ़ के नए चीफ जस्टिस बने हैं, मुख्य न्यायाधीश। कौन बने हैं, रमेश सिन्हा जी। तो रमेश सिन्हा जी छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो हम उनके बारे में क्या देख रहे हैं कि ये पूछा है कि वो कौन से दूसरे हाई कोर्ट से यहाँ ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो उसका आंसर क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में थे वो पहले, और अब क्या हो गए हैं, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने पदस्थापना ग्रहण की। और वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं छत्तीसगढ़ के, 15th चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये कौन से हैं, 15वें नंबर के
मुख्य न्यायाधीश है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के। तो आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। दूसरा आ जाओ, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 छत्तीसगढ़ की किसे तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है? इसकी आंसर है कौन? माहिरा खान। तो युवा सांसद महोत्सव में माहिरा खान को क्या मिला है? तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आ जाओ अगला, व्हाट इज द नेम? हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ छत्तीसगढ़ फर्स्ट डिजिटल रेडियो स्टेशन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय चीफ मिनिस्टर? क्या नाम है भाई? इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेडियो संगवारी। क्या नाम है? रेडियो संगवारी। रेडियो संगवारी क्यों लाया गया? चीफ मिनिस्टर जी का ये कहना है कि जो रेडियो संगवारी है उसके थ्रू हम क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ का आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, छत्तीसगढ़ के डिशेस, सब चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे? उस रेडियो में बातें करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे? उस रेडियो में बातें करेंगे और उसके थ्रू हमारा जो आर्ट, कल्चर है, ट्रेडिशन है, छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन है, जो भी छत्तीसगढ़ का पारंपरिक वो है, ठीक है, प्रोसेस है, उसको हम क्या करेंगे? देश दुनिया पर तक पहुंचाएंगे, दूसरे लोगों को अवगत कराएंगे हमारे अपने ट्रेडिशंस और कल्चर से छत्तीसगढ़ के, ठीक है। तो इसलिए उसके तहत उन्होंने क्या स्टार्ट किया है? रेडियो संगवारी, ठीक। आइए अगला, व्हाट इज द न्यू रेट ऑफ मनरेगा इन छत्तीसगढ़? मनरेगा का नया रेट क्या है? बहुत न्यूज़ में था, वेरी इजी क्वेश्चन। 221 रुपये पर डे क्या है? मनरेगा का नया रेट घोषित कर दिया गया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगला ये, हाउ मच पैडी पर एकड़ विल बी परचेस्ड? ये कहाँ से पूछ रहा है? मैंने अपने जस्ट पिछले वीक के करंट अफेयर्स में इसको पढ़ा है, ठीक है। अभी जो फ्राइडे सैटरडे था उसमें जो करंट अफेयर्स मैंने लिया है उसमें मैंने क्या पढ़ाया है? पैडी के बारे में, ठीक है। तो ये वहाँ का करंट अफेयर्स है। तो उसमें क्या बताया मैंने कि आगामी वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी, जो कि पहले कितनी थी? पहले थी 15 क्विंटल, उसको बढ़ा के सरकार ने कितना कर दिया है? 20 क्विंटल। तो 20 क्विंटल इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अंडर विच लॉ हैज लोकसभा मेंबरशिप ऑफ राहुल गांधी बीन कैंसिल्ड? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, है ना, फेमस था। क्या फेमस था? कि राहुल गांधी जो हैं उनकी क्या कर दी गई है? मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई, ठीक है। और कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। तो एक जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, पॉलिटी, तो आपको ये पता चलेगा कि आरपीए एक्ट जो है, यानी कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 1951, ये क्या कहता है? ये कहता है कि कुछ उसने क्वालिफिकेशंस जैसे बताते हैं वैसे उन्होंने कुछ डिसक्वालिफिकेशंस भी बताए हैं, ठीक है। तो डिसक्वालिफिकेशन कई प्रकार के होते हैं। एक तो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, ठीक है, उसके तहत भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। एक शेड्यूल 10 के तहत डिफेक्शन के थ्रू भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। और एक उसमें दिया है कि अंडर लॉ बाय पार्लियामेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो पार्लियामेंट ने फिर क्या बनाया है? पार्लियामेंट ने बनाया है आरपीए एक्ट 1951, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया है। तो ये 3 प्रकार के डिस्क्वालिफिकेशन हो सकते हैं। कौन कौन से? डिस्क्वालिफिकेशन, एक तो हो जाएगा बाय कॉन्स्टिट्यूशन, एक होगा शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन, और एक होता है बाय आरपीए एक्ट 1951। और ये आरपीए एक्ट कहीं ना कहीं से कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल ने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि बाय एनी अदर प्रोविजंस गिवन बाय द लॉ। तो बाय लॉ क्या है? आरपीए एक्ट 1951। इसके तहत बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन है, जिसमें से एक ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 2 या उससे अधिक साल के लिए कॉन्विक्टेड है, ठीक है, यानी कि उसको सजा मिल गई है, एक्यूज नहीं है, ठीक है, आरोपित नहीं कह रहा है क्या? कॉन्विक्टेड, ठीक है, यानी कि प्रूफ हो गया है और उसे 2 साल या उससे अधिक की सज़ा मिलती है बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, यानी कि भारत के किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर उसे 2 या उससे अधिक साल की सज़ा मिलती है तो वो क्या हो जाएंगे? डिसक्वालीफाई फ्रॉम बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो राहुल गांधी को 2 साल से अधिक की सज़ा मिली है मानहानि केस में, ठीक है, कहाँ से? गुजरात हाई कोर्ट से। तो इसलिए वो क्या हो गए हैं? डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो उनकी मेंबरशिप कर दी गई है कैंसिल। तो इसलिए ये कहाँ से आ रहा है? आरपीए एक्ट 1951, यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत वो
उनकी मेंबरशिप कैंसिल हुई। ठीक, चलिए, वेयर डिड द फाइनल मैच ऑफ IPL वुमेन लीग टेक प्लेस। अब देखो इसमें भी हो सकता है आपने क्या मार दिया, ब्राबर्न स्टेडियम, लेकिन ब्राबर्न जो है वो गलत आंसर है। क्यों? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फाइनल मैच क्या पूछ रहा है, फाइनल मैच। ठीक है, तो जो IPL वुमेन्स लीग था, ठीक है, IPL वुमेन्स प्रीमियर लीग था, वो हुआ कहाँ था, ब्रैबर्न स्टेडियम, ब्रैबर्न स्टेडियम, ठीक है, ब्रैबर्न स्टेडियम में हुआ था। लेकिन क्योंकि जो कि ये कहाँ पर है, ये मुंबई में है। लेकिन जो फाइनल मैच था, फाइनल मैच वो कहाँ खेला गया था, DY पाटिल स्टेडियम। ये कहाँ पर है, ये है नवी मुंबई में। तो नवी मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में वहाँ पर फाइनल मैच खेला गया था, तो इसका आंसर है A, DY पाटिल स्टेडियम। ठीक, चलिए अगला आ जाए, वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग गोल्ड मेडल विनर इन 2003 निखत जरीन इज द ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि महिला विश्व मुक्केबाजी 2023 की स्वर्ण पदक विजेता। अगर आपको ये नहीं भी पता है कि किस कंपनी, अच्छा ठीक है, वर्ण विजेता निखत जरीन किसकी ब्रांड एम्बेसडर है, ये पूछा है, तो ये क्या है, NMDC। NMDC क्या है, NMDC है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि भारत की बिगेस्ट आयरन और माइनिंग कंपनी। ठीक है, सबसे ज़्यादा आयरन और प्रोडक्शन कौन करती है भारत में, NMDC करती है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट माइनर्स हैं। ठीक है, खदान सबसे ज़्यादा NMDC के अंडर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया में। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, NMDC की निखत जरीन। ठीक, चलो अगला, रिसेंटली LMM-3 लॉन्च्ड रॉकेट लॉन्च द सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में LMM-3 रॉकेट, LMM-3 रॉकेट किस देश के उपग्रहों का परीक्षित किया गया। LMM-3 रॉकेट जो है, इसका पहले क्या नाम था, GSLV Mark 3। ठीक है, तो GSLV Mark 3 का नाम बहुत सुना होगा आपने, तो उसी को रीनेम करके क्या कर दिया गया है, लॉन्च व्हीकल Mark 3। ठीक है, ये क्या था, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल Mark 3। तो GS को हटा दिया है फिलहाल और LMMV Mark 3 नाम कर दिया, Mark 3 क्या, LMM-3, यानी कि लॉन्च व्हीकल Mark 3 नाम दे दिया गया। तो LMM-3 जो है 36 सैटेलाइट्स लेकर गया है, इसरो का है ये। ठीक है, तो इसरो यानी हमारे भारत के ही स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 36 सैटेलाइट्स भेजी हैं, कहाँ, ऑर्बिट्स में। ठीक है, स्पेस में। किससे भेजी है, LMM-3 से। और किसकी सैटेलाइट भेजी है, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, 36 सैटेलाइट्स ऑफ OneWeb, इसका नाम शायद सुना होगा। ठीक है, OneWeb नाम की कंपनी की 36 सैटेलाइट भेजे हैं, और OneWeb कंपनी कहाँ बेस्ड है, यूनाइटेड किंगडम। तो यूके की कंपनी है OneWeb, जिसकी 36 सैटेलाइट LMM-3 ने वेरी रिसेंटली भेजी है इसरो की तरफ से। तो इसका आंसर क्या होगा, B, यूके, ब्रिटेन जो है उसके उपग्रहों को। अब आप सोचिए कि एक वक्त ऐसा था कि इंडिया को गुलाम बना रखा था ब्रिटेन, है कि नहीं। ठीक है, और इंडिया खाना मांगने जाता था जब US के पास, तो गेहूं देने से भी US इनकार कर देता था। ठीक है, और ब्रिटेन ने हमें क्या कर रखा था, गुलाम बना रखा था। आज क्या हो रहा है, आज भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि उनकी सैटेलाइट्स को लॉन्च व्हीकल में, हमारे रॉकेट में स्पेस भेजा जा रहा है। तो हम उनको क्या दे रहे हैं, अपना लॉन्च व्हीकल दे रहे हैं ताकि उनकी सैटेलाइट स्पेस पहुंच पाए। तो जो ये कहते थे कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटेन, ठीक है, आज उनके ही सैटेलाइट को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, स्पेस में लेकर जा रहे हैं। तो सोचने वाली बात है ना। तो बहुत अचीवमेंट है, बहुत बड़ा और बहुत गर्व की बात है, किसके लिए, भारत के लिए। ठीक, तो चलिए आगे बढ़े, इसका आंसर क्या होगा, यूके। ठीक, फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, CRPF का 84वां स्थापना दिवस 24 मार्च छत्तीसगढ़ में प्रथम बार कहाँ मनाया गया। वेयर वॉज द 84th रेजिंग डे ऑफ CRPF सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़। इसमें बीच में आपको ध्यान होगा कि जो हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, अमित शाह। ठीक है, अमित शाह क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मतलब मिनिस्टर हैं वो। ठीक है, तो वो कहाँ आए थे, छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, कौन आए थे, अमित शाह क्या आए थे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ये कहाँ आए थे,
छत्तीसगढ़ आए थे बहुत रिसेंटली, आपको ध्यान होगा, ठीक है। और ये क्यों आए थे छत्तीसगढ़, ये इसीलिए आए थे, ठीक है। ये क्या करने आए थे, 84th रेजिंग डे, सीआरपीएफ का 84th रेजिंग डे सेलिब्रेट करने के लिए, अटेंड करने के लिए वो आए थे छत्तीसगढ़। और कहाँ पर हुआ ये, करणपुर में ही ये पहली बार मनाया गया। स्थापना दिवस 24 मार्च 2023 को, तो आपको क्या याद रखना है, 24 मार्च 2023 को 84th रेजिंग डे ऑफ सीआरपीएफ मनाया गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के 40 क्वेश्चन पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। होप आप लोगों को क्लास समझ में आई हो, ठीक है। और अगर कुछ रह गया हो, कुछ नहीं समझ आया हो, तो आप उसे रिपीट करिए या फिर आप यहाँ आकर पूछ सकते हैं, मैं रहती हूँ, टीचर्स रहते हैं, ठीक है। और टेस्ट आप देते रहिए, क्योंकि जब आप टेस्ट देते रहेंगे और ये डिस्कशन भी देखते रहेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि धीरे धीरे नॉलेज बढ़ रही है। और टेस्ट का आंसर कैसे, बात सिर्फ इसकी नहीं है कि आंसर पता चल गया, ठीक है। आंसर तो आप क्या है, आंसर जो मिलते हैं ABCD क्या है वो आप देख सकते हो, लेकिन जब आप क्लास करते हो तो आपको क्या पता चलता है कि अटेम्प्ट कैसे करना है, राइट। कि आपको ये पता चलेगा कि मैं एलिमिनेट कैसे कर सकता था, मैं इसमें लॉजिक कैसे लगा सकता था, मैं किस प्रकार से इसको अटेम्प्ट करके या सही आंसर की तरफ आगे बढ़ सकता था या बढ़ सकती थी। तो ये आपको किससे पता चलता है, डिस्कशन से, ठीक है। आप चाहो तो इसे क्या कर लो, फास्ट करके देख लो, है ना। अगर आपको देखो स्पीड एक नॉर्मल स्पीड में मैं जा रही हूँ, अगर आपको लगता है कि फास्ट हो रहा है तो आप स्लो कर लीजिए, यूट्यूब में ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो मैं बता देती हूँ कि यूट्यूब में क्या होता है, प्लेबैक ऑप्शन होता है, ठीक है। साइड में 3 डॉट्स आती हैं, उसमें प्लेबैक ऑप्शन होता है, उसमें आप वीडियो फास्ट भी कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि फास्ट जा रहा है, तेज़ जा रहा है, आप उसको स्लो कर लो, 0.2x 0.5x कुछ भी कर लो, ठीक। और अगर आपको ये लग रहा है कि आप थोड़ा हाई लेवल में जा चुके हैं, है ना, जो कि अच्छी बात है, तो आप क्या करिए, वीडियो को फास्ट कर लीजिए, है ना, और उसको जल्दी जल्दी देख के निपटा दीजिए, ठीक है। लेकिन आप क्या करो, अटेंड ज़रूर करो, इससे आपको क्या पता चलेगा कि एलिमिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है, लॉजिकल गैसिंग कैसे करते हैं, सही क्वेश्चन को सही तरीके से कैसे अटेम्प्ट करते हैं। और जब आप ये करते रहोगे, टेस्ट देते रहोगे और डिस्कशन देखते रहोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका टेस्ट में परफॉर्मेंस इंप्रूव होता जाएगा, ठीक है। यू विल सी इट इन द सब्सिक्वेंट टेस्ट कि आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है। तो नेक्स्ट टेस्ट का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, ठीक है। चलिए, गुड बाय, थैंक यू। ये क्या था, गुड बाय थैंक यू। चलो 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 चलो,